मरकजी हुकूमत ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। मोदी हुकूमत ने दिल्ली के 378 मैट्रिक टन कोटे को बढ़ाकर 480 टन कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से मांग की थी कि उनका ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। दिल्ली में कोरोना के मरीज मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच रियासती हुकूमत ने अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने के साथ अवामी नुमाइंदों को जिला इंतजामिया के साथ जोर दिया। भोपाल मंत्रालय में मुनक्किदा काबीना मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मजदूरों को रियासत से बाहर नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मजदूरों और पसमानदा तबकात के लिए 3 माह के मुफ्त राशन का अहकाम जारी किया जा चुका है। वज़ीर आला ने कोरोना कहर में मध्य प्रदेश से दूसरी रियासतों में काम की तलाश में गए मजदूर अगर वापस आते हैं तो उनकी जरूरियात जिंदगी का बेहतर इंतजाम किया जाएगा। साथ ही वज़ीर आला ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों की कोरोना टीकाकारी मुहिम शुरू करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। अपने स्तर पर भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि साथीगण, कुछ कलेक्टर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं। उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। इन परिस्थितियों में एक प्रधानमंत्री जी ने और बहुत राहत भरी सौगात दी है कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगेगा। भारत सरकार की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। तो टीकाकरण को भी व्यापक गति देना है। गरीब बहनों और भाइयों के लिए 3 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा, वो फैसला हम कर चुके हैं। अमरावती के कलेक्टर शैलेश रवल ने आज शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों का दौरा किया और कहा कि माह रमजान में मुस्लिम इलाकों में इंतजामिया की गाइडलाइन पर किस तरह अमल किया जा रहा है, उसका जायजा लिया। शैलेश ने पठान चौक, नागपुरी गेट, चांदनी चौक और इतवारा बाजार जैसे इलाकों का दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो कोरोना की इस चेन को तोड़ने में इंतजामिया का साथ दें। आज यहाँ पे पठान चौक में सुबह से लेकर करीबन 70-80 लोगों का यहाँ पे टेस्टिंग किया है और ये इलाके में जो भी नागरिक है उनसे मेरा निवेदन है कि आप मास्क यूज़ नहीं करते हैं और सोशल डिस्टेंस भी आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके लिए मेरा सभी से निवेदन है। ये चौक में जो लोग हैं या ये इलाके में जो लोग हैं वो लोगों से निवेदन है कि आप कोविड कंट्रोल करने में हमारा सहयोग दीजिए। और आज यहाँ पे हमने जो रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो मुहिम शुरू किया था, तो वो मुहिम के अंतर्गत करीबन 70 लोगों का हमने यहाँ पे टेस्टिंग किया है, तो ये मुहिम में हमारा सहयोग किया। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे की वजह से अस्पतालों में खिदमात अंजाम दे रहे तिब्बी अमले पर काम का भारी बोझ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों के रिश्तेदार गमो गुस्से का सामना भी उनका करना पड़ रहा है। नांदेड़ के मुखेड़ में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। इलाज के दौरान एक मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला किया। वहीं मौजूद चंद अफराद के आगे आने से डॉक्टर की जान बच गई है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर काफी शिद्दत पकड़ चुकी है। ऐसे में अस्पतालों में बेड की शदीद किल्लत को महसूस होते हुए मुंब्रा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में 400 बेड का आरजी अस्पताल दोबारा खोल दिया गया है। यह अस्पताल गुज़िश्ता साल बनाया गया था। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाड की कोशिशों से दोबारा यह अस्पताल खोला गया है। साफ साफ बता देता हूं कि जब तक ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे नहीं पूरी तरीके से हो जाएगी और यहाँ पे पूरा टैंक इसका फुल नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं चालू होगा। और मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह ताला परसों नरसों तक चालू हो जाएगा। चालू हो गया है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी थोड़े थोड़े मेडिसिन अभी आ रहे हैं। टीएमसी हमें दे रही है, प्रोवाइड कर रही है थोड़ा थोड़ा करके,
बट फिर भी हमने पूरा बुरहानी का लोड, बिलाल का लोड और जितने भी मतलब कोविड पेशेंट्स थे जो हॉस्पिटल से थोड़ा थोड़ा करके हम ले रहे हैं। अभी हमने फुल 15 बेड्स आईसीयू का चालू कर दिया है। ऑक्सीजन के 300 बेड हैं जो चालू है और सीसी भी है, कोविड केयर सेंटर भी है। अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं, वो भी पेशेंटों को इधर रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि वो पेशेंट बाहर ना घूमे, ताकि दूसरे को कोई इफेक्ट ना करे। आपने अभी कहा 300 बेड ऑक्सीजन के लिए रखे गए हैं। कोरोना वबा के इस दौर में जहां हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, इंसानियत सिसक रही है, तड़प रही है, लोगों के अपने उनसे बिछड़ रहे हैं, बेबसी का ये आलम है कि आखिरी सफर में कांधा देने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसे नागुफ्ताबे हालात में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से इंसानियत का पैगाम आम करने वाली खबर आई है। जी हाँ, औरंगाबाद शहर के रोजेदार मुसलमानों ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त के बेटे की आखिरी रस्मात अदा की, वो भी हिंदू रिवायत के साथ। देखिए रिपोर्ट। अपने कांधों पर अर्थी ले जाने वाले, दाढ़ी, टोपी और रुमाल वाले ये चेहरे किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि औरंगाबाद की हकीकी तस्वीर है। जी हां, सिटी चौक सर्राफा इलाके के साकिन दलाल होड़ी के बेटे सुबोध की अर्थी जा रही है। कैलाश नगर की शमशान भूमि में 15 साला सुबोध को अग्नि दी गई। काबिले जिक्र बात यह है कि तमाम अंतिम संस्कार मुसलमानों ने आगे बढ़कर अदा किया। औरंगाबाद सिटी चौक सराफा में एक 15 साल के लड़की की डेथ हो गई है। वो बच्चा पहले से मतिमंद भी था और उसकी हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी। ये लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं प्रॉपर, और यहाँ पर इनके लोग बहुत कम होने की वजह से आज हम और हमारे पूरे दोस्त ये टीम यहाँ पर जो मलिक भाई, नूर इस्लाम भाई, मुन्ना सेठ, हुसैन भाई और सब बंगाली यहाँ पर जो आए हुए कलकत्ता से, हम लोग ने इसकी डेड बॉडी कैलाश शमशान भूमि में यहाँ पर लेकर इनके हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से हमने जो भी यहाँ संस्कार किए। और आज इस दौर में भी जो है मतलब हम एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी राजनीति करे, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम ऐसा कुछ देखते नहीं। हम सब यहाँ पे भाई भाई आपस में एक साथ रहते हैं। हमारे सुख दुख में जो है हम एक साथ उठते बैठते हैं। तो इसीलिए हम जो है उनके अंतिम संस्कार में आए हुए हैं और जो भी हमसे बन पड़ा वो हमने किया है। बताया जाता है कि सुबोध पैदाइशी तौर पर माजूर था। इसके वालिदैन ने इसका काफी इलाज किया, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं सके। मुस्लिम पड़ोसियों को जैसे ही इत्तला मिली, फौरी सब ने मिलकर सुबोध के अंतिम संस्कार का न सिर्फ इंतजाम किया, बल्कि खुद ही तमाम तर जिम्मेदारियां अंजाम दी। सुबोध के चाचा ने इस पूरे मामले पर कुछ यूं तबसरा किया। हम लोग, मेरा भाई जैसा है दुलाल भाई, हमारा भाई जैसा है, उसका बड़ा लड़का है, आज सवेरे निधन हुआ है। तो हमारा सब यहाँ पे जो भी है हिंदू मुस्लिम हम एक साथ में जो भी कार्यक्रम होता है सब एक साथ में हम लोग बनाते हैं। तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। हमारा भेदभाव का, जाति भेदभाव का हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा इसमें जो भी हमारा बंगाली लोग हैं सब एक साथ में हम लोग सब जो भी कार्यक्रम है सब ये लोग भी हेल्प करते हैं। इनका काम में हम लोग भी हेल्प करते हैं, हमारा काम में ये लोग भी हेल्प करते हैं। ऐसा हमारा बंधु के जैसा, भाई बंधु के जैसा न चलता है। विमल शाह के मुख्तसर अल्फाज इस बात की दलील हैं कि हमारे मुआशरे में ये कोई अनोखी या गैर मामूली बात नहीं, यह हमारी मुश्तरका तहजीब का हिस्सा है। एक दूसरे के दुख सुख में शमूलियत हिंदुस्तानी मिजाज में शामिल है, लेकिन नफरत की खेती करने वालों के लिए ये बात यकीनन अनोखी और गैर मामूली हो जाती है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से उठने वाले ये इंसानियत के पैगाम इस बात की गवाही देते हैं कि कसरत में वहदत इस मुल्क के खमीर में शामिल है और यही हमारी इनफरादियत भी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। 72 अफराद के कत्ले आम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस कत्ले आम में शामिल अफराद की शनाख्त और वाक़ये की तफसीलात रियासती हुकूमत से तलब की है। वाज़ रहे कि 23 मई 1987 को मेरठ के मुरियाना गांव में पुलिस एहलकारों के हाथों अक़लियती फ़िरक़े के तकरीबन 72 अफराद कत्ल कर दिए गए थे। इस वाक़ये के खिलाफ साबिक़ IPS अफसर VN राय और सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अब इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 24 मई को होगी। बात की पिटीशन यहाँ फाइल किया कि साहब
1987 से आज तक ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी फाइल के कुछ पेपर्स वहाँ से गायब हो गए हैं। रेलिवेंट पेपर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे FIR है और कुछ है, वो सब डिस्ट्रिक्ट जज की फाइल से गायब हो गए हैं। ट्रायल चल नहीं रहा है। मुलजिमान जो हैं वो सब रिटायर हो जाएंगे या जो भी उनका होगा, लेकिन और विक्टिम्स जो है वो उनका कुछ हुआ नहीं तो उनको कंपनसेशन दिया जाए और इस मुकदमे को आगे चलाया जाए। शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बरसी के मौके पर भोपाल में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी ने कोरोना कहर में जरूरतमंदों को खाना तकसीम करके याद किया। बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सुबह के वक्त कुरान खानी का इनकाद किया गया और दोपहर में जरूरतमंदों को खाना तकसीम किया गया। वाज़ेह कि भोपाल का अल्लामा इकबाल से गहरा रिश्ता था। अल्लामा इकबाल ने अपने वतन के बाद सबसे ज्यादा वक्त न सिर्फ भोपाल में गुजारा बल्कि उन्होंने भोपाल में दौरान क़याम में जो 14 नज़में तख्लीक की वो हमारे अदब का बेशकीमती सरमाया है। भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी, इकबाल मैदान और इकबाल मरकज़ जैसे इदारे भी हैं और हर साल इकबालियात के फ़रोग़ को लेकर कई रोज़ा प्रोग्राम का इनकाद भी किया जाता था, मगर कोरोना कहर में इस बार सब तैयारी धरी की धरी रह गई। कोरोना कहर में जहां पर लोग अपनों को भूलते जा रहे हैं, वहीं पर भोपाल की सामाजिक तंजीम ने इकबाल की बरसी के मौके पर न सिर्फ कुरान खानी की बल्कि गरीबों में खाना तकसीम किया जगह जगह पर जाकर, ताकि इकबाल की याद को कायम किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने इकबाल को किस तरह से याद किया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से रमज़ान के शुरू दिन से ही तकसीम जारी है गरीब ज़रूरतमंद में। आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश का दिन, यौम वफ़ात का दिन है और 21 अप्रैल। तो आज के दिन हमने देखिए कोरोना काल भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है भोपाल शहर में, पर उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए हमारी टीम ने जो है कुरान खानी का एहतमाम किया और ज़रूरतमंदों में इसाले सवाब करते हुए खाने की तकसीम की, ताकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता हो और उनकी जो खिदमात हैं उनको तो याद किया जा सके। बस इसी मरहले को हमने आगे बढ़ाया है। अच्छी बात है कि जो इस मरहले को आगे बढ़ाया। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में उनकी बहुत सारी यादगारें हैं। इकबाल मैदान भी, इकबाल लाइब्रेरी है, उसके लेकर क्या मुतालबा कर रहे हैं? इकबाल लाइब्रेरी के मुतालिक हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि उसको बेहतरीन बनाया जाए और उसको बेहतरीन किताबें उसके अंदर और जो भी ज़रूरती है चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएँ, क्योंकि ऐसी शख्सियत बहुत कम पैदा होती हैं कि याद उसकी है जिसे करे ज़माना याद, वरना आए यहाँ सभी मरने के लिए। यकीनी तौर पर जो है दुनिया में जो आया है एक दिन उसको जाना है और मौत उसकी है, करे जिस पर ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, सभी लोग जो आए हैं उनको एक दिन जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कलम से, अपनी तहरीर से दुनिया को, आने वाली नस्लों को एक रहनुमाई की है। और इकबाल को पढ़ने के बाद जो है हर कदम पर एक नया हौसला मिलता है ज़िंदगी को जीने का। तो ये जो नौजवान है मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के, ये चाहते हैं कि इकबाल की तालीमात को आम किया जाए और इकबाल की तालीमात को जब पढ़ेंगे तो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा, जो दर्स मिलता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मशहूर कव्वाल फरीद साबरी अब नहीं रहे। आज सुबह फरीद साबरी का इंतकाल हुआ। जयपुर के मिस्कीन शाह कब्रिस्तान में तदफीन हुई। बॉलीवुड में जयपुर का नाम रोशन करने वाले मशहूर कव्वाल फरीद साबरी का आज सुबह इंतकाल कर गए। जयपुर के मिस्कीन शाह कब्रिस्तान में फरीद साबरी की तदफीन अमल में आई। फरीद साबरी निमोनिया से मुतासिर थे। उन्हें गुज़िश्ता रात इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह वो जाबर नहीं हो सके। फरीद साबरी और अमीन साबरी की जोड़ी बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर रही। साबरी ब्रदर्स एक लंबे अरसे से जयपुर में कव्वालियाँ गाते रहे। उनकी कव्वालियाँ मुल्क और बैरून मुल्क काफ़ी मशहूर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का ऐलान मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। IRTC की पेशकश और नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भारत के एंटरटेनमेंट दुनिया की कामयाब कहानियों की। देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया बड़ी महामारी से जूझ रही है, पर लोगों ने इस लड़ाई से उबरने का एक और रास्ता खोज निकाला है
और यही रास्ता हमें मनोरंजन की दुनिया के और करीब ले आया है। इस समय भारत में डिजिटल कंटेंट की खपत में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और इस सब के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों के साथ बने रहने के लिए अपने तौर तरीकों को बदला है। There is a serious demand for content when it comes to the OTT platform. For people who have made it a part of their daily routine, they sit in front of their television and they watch something, and eventually you run out of interesting things to watch, and that allows for opportunities that the regular modus of releasing in theatres would maybe not have allowed. You can make films for specific audiences. भारत की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में अपने रंग बिरंगे अवतार के लिए जानी जाती है। फिल्मों में संगीत और नृत्य की खास जगह है जो भारतीय दर्शकों को खासा लुभाता है और आज भारतीय मनोरंजन की दुनिया दीवानी है और निर्देशक निर्माता भी पर्दे पर वही दिखाने की कोशिश में जुटे हैं जो दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। अपने बलबूते पर खड़ी ये इंडस्ट्री आत्मनिर्भरता की मिसालें गढ़ रही है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रही नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा शहरी इलाकों के मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरों पर भी कोविड टीकाकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। शुरुआती मरहले में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार धीमी रही, ताहम 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाए जाने के हुकूमत के फैसले के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आई है। खास तौर पर पिछड़े इलाकों में भी अब लोग बेदार होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। माह रमजान में रोजेदार के लिए टीका लगवाने में किसी तरह का शरई मसला न होने का फतवा जारी होने के बाद रोजेदार भी टीका लगवाने मकामी हेल्थ सेंटर पर पहुंच रहे हैं और इस मोहलक वबा से महफूज रहने के लिए दूसरों से भी टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। लगवाने को आए थे, लगवा लिया मेरा, कोई परेशानी नहीं है। रमजान से है, कोई बात नहीं, जब चल है रमजान में भी लगेगा। लोगों में एक डर था कि रमजान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो फतवा भी आ चुका है। हाँ, नहीं फतवे का नहीं, ठीक है, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए ये वैक्सीन। मैंने यहाँ वैक्सीन लगवाई थी, रमज़ान में लगवाई थी और उससे कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं सही हूँ और वैक्सीनेशन के लिए मैं औरों से भी कहता रहता हूँ, वैक्सीनेशन होता रहता है लोगों का, मैंने कराया भी है, उससे किसी को भी अभी तक कोई दिक्कत या कोई वो नहीं हुई पैदा। पहले इसका रिजल्ट जो था बहुत पहले कम था, लेकिन अब जैसे फतवा आया तो उसके बाद ये तादाद बढ़ती रही। मुस्लिम बहुत एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इससे बहुत बेनिफिट मिला कि इस फतवे के जरिए लोग को समझ में आने के बाद ये सब कंटिन्यू चलता रहा गया और चल रहा है और लगातार नंबर बढ़ रहे हैं मुस्लिम। और रोज़े के अंदर भी लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इससे रोज़े पे कोई इनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। माह रमजान में रोजे रखने के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर इन दिनों तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद और मारूफ आलमदीन डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी का कहना है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जिल्द से होते हुए नसों के जरिए जिस्म में मौजूद उन जरासीम को ख़त्म करने का काम करती है जो इन दिनों वबाई शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, न कि ये वैक्सीन लोगों को ग़िज़ाइयत पहुंचाने के लिए दी जा रही है। लगवाना और रोज़े की हालत में लगवाना ये बड़ा एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि रोज़ा जो टूटता है वो 3 हालतों से टूटता है। एक तो खाने से और किसी चीज़ के पीने से और फिज़िकल रिलेशन मेंटेन करने से, और ये तीनों चीज़ इस वैक्सीन में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन है और थ्रू ये जिल्द के ज़रिए और नसों के ज़रिए ये अंदर जो कोरोना के जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है और अंदर के जितने जरासीम हैं इस वैक्सीन के ज़रिए से वो मर जाते हैं, ना कि इसके ज़रिए से लोगों को ग़िज़ाइयत पहुंचाई जाती है कि उनकी भूख मर जाए या उनकी ताकत अंदर ऐसी हो जाए कि 14 घंटा के बजाय 16 घंटे का रोज़ा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी को दिफा करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है और जिस तरीके से इंजेक्शन लगवाना शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, इसी तरीके से इस वैक्सीन को लगाने की शरीयत बिल्कुल इजाज़त देती है। कहीं से कोई भी खौफ और डर का माहौल नहीं है कि रोज़ा इससे टूट जाएगा।
अलीगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को मलहूज रखते हुए कायम किए गए नए अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती का अमल शुरू हो गया है। आज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर अंकित खंडेलवाल की मौजूदगी में फार्मासिस्ट, एनेस्थेटिक्स, फिजिशियन और मेडिकल अफसर के ओहदों के लिए इंटरव्यू मुनक्किद किए गए। इस मौके पर सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कोविड के बढ़ते हुए केसों को जहन में रखकर हम इजाफी अस्पताल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुलाजमीन की बराह रास्त भर्ती के लिए आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं। कोविड महामारी को देखते हुए जो हम लोग हॉस्पिटल संचालित करने जा रहे हैं उनमें स्टाफ की भर्ती के लिए हमने ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें अलग अलग पद हैं, फार्मासिस्ट के लिए है, फिजिशियन के लिए है, एनेस्थेटिस्ट के लिए है, इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी के लिए है और स्टाफ नर्स के लिए। इन 5 पदों के लिए हमने विज्ञप्ति निकाल करके आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके सापेक्ष हम लोगों को कई सारे आवेदन आए हैं जिनका हम वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सब वैकेंसीज देखी और फिर उसमें था कि कोविड के लिए बेसिकली हम लोग को अप्लाई करवाया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने किया है अप्लाई और आफ्टर डेट हम लोग जो है मतलब चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकली है। बेसिकली 12 पोस्ट हैं, जिसमें 4 अतरौली के सेंटर के लिए, 4 छेरत के लिए। तो यही है कि कोविड में जिस तरीके से मतलब रिक्वायरमेंट्स है डॉक्टर की, तो हम लोग फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर होने के नाते मतलब बेसिकली मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ पहले है कि मैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को, अपने सिटी को और जिसको भी सर्व कर सकता हूँ पब्लिक को। नाज़रीन, खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।